हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाजनपद काल लेते हैं और ये जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट की दृष्टि से ही न केवल बल्कि सिविल सर्विस में भी अपने को बहुत सारे क्वेश्चन इनसे मिलते रहते हैं और इसके अलावा एसएससी सीजीएल वगैरह सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ से मिलते रहेंगे। तो 6ठी शताब्दी में जो महाजनपद काल का समय था उसकी बेसिक बात अपन देखें तो ऋग्वैदिक सभ्यता हमने पढ़ा है, तो वहां पे सर्वोच्च इकाई हमने लिखा था कि जन, अर्थात ऋग्वैदिक काल में एक तरह से प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा राजा द्वारा प्रशासित क्षेत्र जन कहलाता था। जैसे सुदास द्वारा शासित क्षेत्र भरत सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जन था। इस जन के बाद उत्तर वैदिक काल की बात करें हम तो उत्तर वैदिक काल में यही कुछ जन या कुछ जन स्वतंत्र रूप से विस्तृत होकर जनपद बने और ऋग्वैदिक काल में भरत जन इंपॉर्टेंट था। और इस समय शतपथ ब्राह्मण कहता है कि पांचाल जो है वो सर्वश्रेष्ठ जनपद है। महाभारत भी हमें 250 जनपदों की सूची देता है। महाभारत में 250 जनपदों की सूची मिलती है। बहुत सारे जन भी एक तरह से ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में थे। यही जन आपस में जनपद बने इस काल में। और अब 6ठी शताब्दी बीसी का जो काल है और उसके बाद का बौद्ध और जैन धर्म और उसके पश्चात का जो काल है, इसमें हमें जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है, इंपॉर्टेंट इकाई है, महाजनपद मिलती है। और इस समय हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद की बात की जाए, शक्तिशाली महाजनपद की बात की जाए, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद आता है मगध। तो ये तो एक तरह से शुरुआत से हमने जोड़ा कि जन, जनपद और महाजनपद अलग अलग काल में उनका नाम अलग अलग होता जाता है। भरत जन महत्वपूर्ण था, पांचाल जनपद महत्वपूर्ण था और मगध जो है वो सर्वश्रेष्ठ महाजनपद था 600 बीसी और उसके बाद के काल में। हम बाद में देखते हैं कि एक तरह से मौर्य, नंद और गुप्त साम्राज्य का एक तरह से आधार तैयार कर दिया, साम्राज्यवाद का, राष्ट्रवाद का आधार तैयार कर दिया था मगध साम्राज्य ने, खासकर बिंबिसार, अजातशत्रु और अन्य शिशुनाग वंश के समय। तो इस समय कुल महाजनपद थे 16। यहां से हमें 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इन 16 महाजनपदों की जो सूची है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड में भी हमें पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड ग्रेड का भी क्वेश्चन हुआ। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र रिपीट होते रहते हैं। एक बौद्ध नहीं पूछा जाता तो जैन पूछ लिया जाता है और जैन नहीं पूछा जाता तो बौद्ध जनपद पूछ लिया जाता है। 16 महाजनपदों का जो ऑथेंटिक उल्लेख है, एग्जैक्ट सूची है, वो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ में हमने देखा कि सुत्त पिटक के 5 भागों में से एक अंगुत्तर निकाय था, उसमें 16 महाजनपदों की सूची हमें मिलती है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र भी हमें 16 महाजनपदों की सूची देता है। कुछ एक महाजनपदों की सूची पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलती है, महावस्तु में भी मिलती है और महाभारत जो है वो 250 जनपदों की सूची देता है। तो पहला इंपॉर्टेंट जो काम है वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के संदर्भ में हो गया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट कि ये जो महाजनपद का काल है वो भारतीय इतिहास में दूसरे नगरीकरण का काल भी कहलाता है, द्वितीय नगरीकरण भी इसको कहा जाता है। और प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया था। गार्डन साइड ने उसको नगरी क्रांति भी की संज्ञा भी दी थी। और दूसरा नगरीकरण का काल जो है वो गंगा घाटी का काल है, 600 ईसा पूर्व का और उसके बाद का समय माना जाता है। और दूसरे नगरीकरण में हम ज्यादातर नगर देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन महाजनपदों की जो राजधानियां थी वो ही दूसरे नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत सारे नगरों का वर्तमान में भी अस्तित्व मिलता है। तो जो दूसरा नगरीकरण था उसमें हमें निरंतरता विद्यमान मिलती है, जबकि प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उनके केवल ध्वंसावशेष ही वर्तमान में मिलते हैं। वर्तमान रूप में एक तरह से नगर उस स्वरूप में नहीं मिलते। तो दूसरा जो नगरीकरण है इसको हम लोह धातु का नगरीकरण या लौह युगीन नगरीकरण भी कह सकते हैं। लोह धातु के साक्ष्य भी इस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में आते हैं।
600 बीसी का नगरीकरण भी कह देते हैं। गंगा घाटी का नगरीकरण भी इसको कहा जाता है। इन नगरों में हमें निरंतरता मिलती है। और इस नगरीकरण के संदर्भ में इन नगरों के पतन के बारे में खासकर 3000 एडी से 1000 एडी तक पुस्तक है, वो रामशरण शर्मा ने लिखी है। तो रामशरण शर्मा द्वारा प्राचीन भारतीय नगरों का पतन नाम से पुस्तक लिखी गई है। ये अपने रीट का क्वेश्चन हुआ, तो अति महत्वपूर्ण क्राइटेरिया बनता है एक तरह से क्वेश्चन की दृष्टि से। 16 महाजनपदों की बात करें तो हम ऊपर से चलते हैं। सबसे उत्तर में महाजनपद जो है कंबोज। उत्तर पश्चिम में जो महाजनपद था वो था गांधार। सबसे दक्षिण में महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे अश्मक होता है। और सबसे पश्चिमी महाजनपदों में से एक जो है मालवा क्षेत्र में अवंती को माना जाता है। सबसे पूर्वी महाजनपद जो है वो अंग को माना जाता है। अंग के निकटवर्ती मगध था। बिहार और नेपाल की तराई के पास वज्जी और मल महाजनपद थे। आधुनिक बुंदेलखंड एरिया जो है वहां पर चेदी महाजनपद था। यमुना के किनारे वत्स महाजनपद था। इसके अलावा पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के एक तरह से हम देखते हैं कि बदायूं बरेली के आसपास का क्षेत्र। इसके अलावा कुरु महाजनपद हरियाणा में। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर राजस्थान में मत्स्य महाजनपद और मत्स्य के पड़ोसी महाजनपदों में सूरसेन का अस्तित्व था। इसके अलावा महाजनपदों में हम देखते हैं कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी श्रावस्ती वगैरह थी। तो ये कुछ एक महाजनपद जो है वो हमें अवस्थिति के आधार पर देखते हैं। तो अस्मक को और अवंती को छोड़ दें या उत्तर पश्चिम में गांधार कंबोज को छोड़ दें तो ज्यादातर महाजनपद जो है वो गंगा घाटी में ही फैले हुए होते हैं। अर्थात इन महाजनपदों में अधिकांशतः महाजनपदों का विस्तार गंगा घाटी में था। तो यही गंगा घाटी का नगरीकरण भी एक तरह से ज्यादातर महाजनपदों की राजधानियों के संदर्भ में कह दिया जाता है। कुछ एक महाजनपद दक्षिण और उत्तर पश्चिम में होते हैं। सबसे पहले महाजनपदों की बात करें तो कंबोज पे चलते हैं। कंबोज जो है आधुनिक दक्षिण पश्चिम कश्मीर का जो ये प्रदेश है, इसके अलावा अफगानिस्तान का जो प्रदेश था वो कंबोज में विस्तृत था। एक तरह से कंबोज वहां क्षेत्रों में फैला हुआ था। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर का जो क्षेत्र है वो भी कंबोज के अंतर्गत आता था। महाजनपद के अंतर्गत सबसे उत्तरी महाजनपदों में भी ये एक माना जा सकता है। अपने पिछले फर्स्ट ग्रेड का ये क्वेश्चन हुआ, सबसे उत्तरी महाजनपद पूछा गया था, तो उसमें हम कंबोज कह सकते हैं। कंबोज की राजधानी जो है वो हाटक या राजपुर आती है। सबसे उत्तरी महाजनपद, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात कि कंबोज जो है प्राचीन काल में अपने घोड़ों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। यहाँ पर व्यापारी जो है मुख्य रूप से घोड़ों का व्यापार करते थे। घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र कंबोज हुआ करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कंबोज के जो लोग हैं उनको वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि वार्ता जो है वो सम्मिलित रूप से हम खेती, पशुपालन और व्यापार की तीनों प्रोसेस को कहते हैं और शस्त्रों पर भी जो आजीविका कमाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि खेती, पशुपालन जिसको मिश्रित कृषि भी कहा जा रहा है और व्यापार, इन तीनों प्रोसेस के साथ साथ शस्त्रों पर आजीविका, युद्ध पर आजीविका जो कमाई जाती है एक तरह से, इसलिए वार्ता शस्त्रोपजीवी कंबोज के लोगों को कहा गया है। घोड़ों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर में स्थित महाजनपद। तो कंबोज के संदर्भ में जब भी पूछा जाएगा तो एक तरह से उत्तरी महाजनपद पूछा जा सकता है। हाटक इसकी राजधानी के संदर्भ में पूछा जा सकता है। कंबोज के बाद दूसरी बात कर लेते हैं हम गांधार महाजनपद की। और गांधार महाजनपद के बारे में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। गांधार जो है वो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान
और मुख्य रूप से अफगानिस्तान में काबुल घाटी में विस्तृत होता है। इसका फैलाव जो है वो हम उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और काबुल घाटी में मान सकते हैं वर्तमान में। गांधार जो है एक प्रदेश भी था, महत्वपूर्ण प्रदेश भी है। महाभारत काल में भी एक तरह से गांधार, नरेश, शकुनी जो एक तरह से पासों के लिए फेमस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग पास से जो है रिजल्ट बताते थे। तो गांधार, नरेश, शकुनी का महाभारत में उल्लेख मिलता है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और काबुल घाटी में विस्तार होता है। गांधार की राजधानी जो है वो तक्षशिला आती है। प्राचीन काल में भरत के पुत्र तक्ष जो है वो तक्षशिला के प्रशासक थे। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी तक्षशिला माना गया था। ये अपना फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन हुआ। मौर्यकालीन शिक्षा का केंद्र भी है, जहां एक तरह से सामान्य विषयों की, तर्कशास्त्र की, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे अध्ययन किया। इसके अलावा कौटिल्य ने यहाँ पे अध्ययन किया था। तो तक्षशिला जो है इसकी राजधानी। तक्षशिला प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय भी था, भरत के पुत्र तक्ष द्वारा संचालित भी था, सामान्य शिक्षा का केंद्र भी था। आगे जब हम शिक्षा केंद्रों की बात करेंगे तब तक्षशिला की अलग से हम बात करेंगे। गांधार जो है वो महाभारत काल में इसका शासक शकुनी मिलता है। और बुद्ध के समकालीन जो है, बिंबिसार के समकालीन भी हम कह सकते हैं, पुक्कुशाती या पुष्कर सारिन जिसको कहा गया है, यहाँ का शासक था। तो बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक पुष्कर सारिन था। गांधार प्राचीन काल में अपने सूती और ऊनी वस्त्रों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो मुख्य रूप से ऊनी वस्त्रों का बाजार यहाँ पर गांधार प्रदेश में लगता था। ऊनी वस्त्रों के व्यापार का मुख्य केंद्र होता है। जहाँ कंबोज की बात हमने की कि ये घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो ये दो उत्तरी महाजनपदों की हमने बात की। यहाँ से हमें जनरल क्वेश्चन आजकल कल्चर पक्ष पे पूछे जाते हैं, तो आप जो विशेषताएं, यूनिक बात है उसको जरूर याद रखें। शासक का भी, खासकर बुद्ध के समकालीन शासक का जहां भी हमें उल्लेख मिलता है, खासकर सिविल सर्विसेज में हमें बार बार ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे दक्षिणी महाजनपद अश्मक की बात कर लेते हैं। उत्तर के दो महाजनपदों के बाद जो यूनिक है वो क्वेश्चन सबसे पहले, और अस्मक का बार बार हमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो है वो दक्षिण में स्थित महाजनपद के संदर्भ में ही पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि अस्मक महाजनपद जो है वर्तमान महाराष्ट्र में अवस्थित था, और ये गोदावरी के आसपास का जो क्षेत्र है यहां पर फैला हुआ था। अस्मक के बारे में इंपॉर्टेंट बात कि दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद भी ये था। और सामान्यतः भारतीय इतिहास में एक तरह से हम मान लेते हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो एक तरह से दक्कन कहलाता है या दक्षिणापथ कहलाता था मौर्य काल में। तो दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक था। बाकी जो है विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में स्थित होते हैं। अस्मक की राजधानी जो है वो पोटन या पोटली थी। तो हमें दक्षिणी महाजनपद के संदर्भ में पूछा जा सकता है, और एक तरह से सभी महाजनपदों में सबसे दक्षिण में इसकी राजधानी पोटन या पोटली आती है। अस्मक के बाद चलते हैं अवंती, और अवंती महाजनपद जो है वो वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर फैला हुआ मध्य प्रदेश के मालवा का क्षेत्र अवंती महाजनपद में शामिल होता था। अवंती के दो भाग होते हैं, अर्थात दो प्रदेश थे अवंती के, उत्तरी अवंती, और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी भी या महाकाल का नगर भी कह देते हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर है। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती साम्राज्य की जय, इसको भी माना जाता है। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी, महाकाल का नगर भी माना जाता है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती जो है इसको कहा जाता था। अवंती जो है वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा के आसपास के क्षेत्र जो है वहां पर फैला हुआ महाजनपद था। और अवंती के संदर्भ में हम देखते हैं अति इंपॉर्टेंट, बुद्ध का समकालीन यहाँ का शासक जो है वो
चंड प्रद्योत होता है। और इसका रोग ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो बिंबिसार का राजवैद्य था मगध का शासक बिंबिसार। इसने अपने राजवैद्य को चंड प्रद्योत का पांडु रोग ठीक करने के लिए भेजा। चंड प्रद्योत के संदर्भ में आता है कि इसने एक तरह से वत्स के शासक उदयन को पराजित कर उसको कारावास में डाल दिया था, और यही कारावास में चंड प्रद्योत की पुत्री वाष्वदत्ता से उसको प्रेम हो गया। तो उदयन और वाष्वदत्ता की प्रेम कहानी का विवरण हमें संस्कृत के पहले संपूर्ण नाटक जो भास ने लिखा है उसमें मिलता है। स्वपन वाष्वदत्ता स्वपन वाष्वदत्ता भास का पहला संपूर्ण नाटक माना जाता है। इसमें उदयन जो वत्स नरेश था उसके और वाष्वदत्ता की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी मिलती है। चंड प्रद्योत की पुत्री थी वाष्वदत्ता। और इसके साथ साथ एक तरह से हमें हर्ष के नाटक प्रियदर्शिका में भी उदयन और वाष्वदत्ता की प्रेम कहानी का विवरण मिलता है। अवंती जो है यहाँ का शासक चंड प्रद्योत, और बिंबिसार जो है वो मगध का शासक हो गया। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि बुद्ध के समकालीन और बुद्ध के शिष्य भी थे अवंती के चंड प्रद्योत। आगे बढ़ते हैं, और अवंती के बाद राजस्थान की दृष्टि से और रीट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, एक बार हमें पूछा भी जा चुका है तो अति महत्वपूर्ण रहेगा दोबारा से भी, जनपद भी है और महाजनपद भी। अगला महाजनपद आता है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जो है वो वर्तमान में जयपुर खासकर विराटनगर का जो क्षेत्र है, इसके साथ अलवर का कुछ जो भाग है, इसके अलावा कुछ एक अन्य करौली जैसे प्रदेशों में फैलाव मुख्य रूप से जयपुर और अलवर में विस्तृत था। हम देखते हैं कि एकीकरण का जो पहला चरण था वो भी इस प्राचीन नाम के कारण ही पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था के एम मुंशी की सिफारिश पर। तो जयपुर और अलवर में विस्तृत मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। एक विधानसभा क्षेत्र भी है जयपुर का विराटनगर। और महाभारत काल में यहाँ का राजा विराट आता है। तो महाभारत काल में जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास अर्थात पहचान छुपाकर उनको रहना था, तो अज्ञातवास जो है विराट नगर के राजा के यहाँ व्यतीत किया। और यहाँ राजा की पुत्री को एक तरह से संगीत की शिक्षा दी गई थी अर्जुन द्वारा। मत्स्य महाजनपद जो है उसका उल्लेख महाभारत काल में भी एक तरह से अज्ञातवास के संदर्भ में यहाँ का राजा विराट आता है। और विराट एक प्राचीन राजा के संदर्भ में भी कह देते हैं कि उत्तर दिशा का जो स्वामी है वो एक तरह से अपनी उपाधि विराट ग्रहण करता था। ये अपना रीट का भी क्वेश्चन हुआ। तो राजधानी विराटनगर, राजा भी विराट, महाभारत काल में एक तरह से महत्वपूर्ण एक जनपद मान सकते हैं, जयपुर अलवर और कुछ अन्य प्रदेशों में विस्तृत। मत्स्य का पड़ोसी जो महाजनपद था और जिसका फैलाव राजस्थान के भी कुछ प्रदेश में, करौली जैसे प्रदेश में आता है, सूरसेन। और सूरसेन जो है ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ। इसके अलावा कुछ एक भाग भरतपुर और करौली में भी विस्तृत होता है। सूरसेन की राजधानी जो है वो मथुरा वर्तमान संसदीय क्षेत्र भी है। और हेमा मालिनी जी यहाँ के सांसद हैं, माननीय सांसद हैं मथुरा की। और मथुरा जो है वो कृष्ण की जन्मभूमि थी, इसलिए हिंदुओं का बेथलेहम भी मथुरा को कहा जाता है, वैभव का नगर भी कह दिया जाता है, महत्वपूर्ण नगर भी था एक तरह से। वैसे तो ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था और इसी कारण समानता कर दी जाती है कि हिंदुओं का बेथलेहम कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण मथुरा को एक तरह से आध्यात्मिक शहर भी है मथुरा। प्राचीन काल में मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों का मुख्य केंद्र था और मथुरा का सूती वस्त्र जो है मुख्य रूप से सटका कहलाता था। सूरसेन का शासक जो है वो अवंती पुत्र होता है जो बुद्ध का शिष्य था। ये बुद्ध का समकालीन भी था और बुद्ध का शिष्य भी था। और बुद्ध ने स्वयं
मथुरा में आकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और एक तरह से बुद्ध अवंती नहीं जा सके थे उससे दक्षिण में, तो बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य महाकत्सायन को अवंती भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार बुद्ध के शिष्य महाकत्सायन ने किया, जबकि अवंती जो है सूरसेन जो है वो बुद्ध स्वयं आते हैं मथुरा में, एक तरह से अवंती पुत्र के यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण बात भी हुई। एक तरह से व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो सूरसेन का विस्तार कुछ एक राजस्थान में भी था। मथुरा इसकी राजधानी, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास के क्षेत्र को एक तरह से हम सूरसेन महाजनपद में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सूरसेन, मत्स्य, अवंती और अस्मक के बाद हम देखते हैं कि चेदी एक महाजनपद था और चेदी महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पे विस्तृत होता है और चेदी का शासक महाभारत काल में माना जाता है शिशुपाल को। तो महाभारत काल में शिशुपाल, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया सुदर्शन चक्र से, एक तरह से शिशुपाल महाभारत काल का शासक मिलता है। शिशुपाल पर शिशुपाल वध पुस्तक संस्कृत के महाकवि माघ ने लिखी है, जो अपने राजस्थान के भीनमाल जालोर के निवासी हैं। चेदी की राजधानी जो है वो सौतवती या सुक्तिमती आती है। सौतवती या उसको सुक्तिमती भी कह दिया जाता है। ये चेदी की राजधानी वर्तमान बुंदेलखंड के क्षेत्र के संदर्भ में राजधानी हमें पूछी जा सकती है, या फिर अति महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक संस्कृत भाषा में लिखी हुई। जब भी सुमेलित करना क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरूर रहती है। राजस्थान की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट रहती है। भीनमाल एक तरह से जन्मभूमि है महाकवि माघ की, जिन्होंने शिशुपाल वध ग्रंथ लिखा है। चेदी के बाद हम देखते हैं कि अगला महाजनपद वत्स, और वर्तमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित यमुना नदी के किनारे वत्स की राजधानी जो है वो कौशाम्बी आती है। और ऐसी मान्यता है कि जब हस्तिनापुर जो है बाढ़ के कारण नष्ट हो गया तो निचक्षु द्वारा कौशाम्बी राजधानी स्थानांतरित की गई थी, कौशाम्बी की स्थापना की गई थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और इसी वत्स का ही शासक था उदयन, जो बुद्ध का अनुयायी भी होता है, बुद्ध का शिष्य भी था। और इसी उदयन और वाष्वदत्ता की प्रेम कहानी के बारे में हमने अभी जिक्र किया कि भास ने अपना पहला नाटक लिखा है सुपन वाष्वदत्ता, पहला संपूर्ण नाटक संस्कृत भाषा का, जिसमें उदयन और वाष्वदत्ता की प्रेम कहानी का विवरण मिलता है। तो वत्स के शासक थे उदयन, जो बुद्ध के शिष्य भी होते हैं। इसकी राजधानी कौशाम्बी आती है। आगे के वीडियो को हम कल कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।